हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का अच्छे से यूज़ करके एक एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। ओके, तो अभी तक पॉइंट को स्टोर करने के लिए मैं क्या कर रहा था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए दो वेरिएबल ले रहा था। ओके, अभी मैं फ़िलहाल क्या करने वाला हूँ, मैं वेरिएबल नहीं लेता हूँ बल्कि मैं दो पॉइंटर लेता हूँ। ओके, क्या हो रहा है यार, मैं वेरिएबल ना लेके दो पॉइंटर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इंट स्टार पी एंड स्टार क्यू। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि दो पॉइंटर लिया है, वेरिएबल नहीं लिया है। ओके, और मैं क्या करता हूँ, मैं पब्लिक फील्ड में कुछ क्या करने वाला हूँ, मैं फंक्शन बनाऊँगा पब्लिक फील्ड में। ओके, और इस पॉइंट का यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने लिखा पॉइंट, मैंने लिखा पी। तो जब हमने लिखा पॉइंट पी, अच्छा मैं इसको पी नहीं रखता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने नाम पी क्यू रखा है। तो लेट से मैं ले लेता हूँ ओ बी जे ऑब्जेक्ट, ओ बी जे वन ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर दो पॉइंटर वेरिएबल होंगे, है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये हमारा ओ बी जे है, ओके, इस तरह से जो ये हमारा ओ बी जे वन है, इसके अंदर दो पॉइंटर वेरिएबल हैं, ये p है और ये q है। लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल हैं, तो इनमें हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रख सकते हैं, इनमें हम वैल्यू नहीं रख सकते, है ना, इनमें हम वैल्यू नहीं रख सकते। और इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ओ बी जे वन, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अंदर इस तरह से दो पॉइंटर वेरिएबल होंगे। ओके, अब हमें ये बात पता है कि जब भी हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को बनाते समय हमने कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किया है, पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पर इस तरह से, तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलने वाला है। तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, पॉइंट इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना, क्योंकि इसमें हम कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं। अब हमने अपने कंस्ट्रक्टर के जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर सीखा था कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने से मतलब क्या है कि हम उनमें वैल्यूज़ को रखते हैं, है ना। अगर हमारे पास मेंबर वेरिएबल है तो, लेकिन हमने यहाँ पर पॉइंटर बनाया है तो इनमें हम वैल्यू थोड़ी रख पाएंगे। तो जो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके मैं p और q के लिए मेमोरी अलोकेट करने वाला हूँ, है ना, है ना। देखिए, इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई मान लीजिए वेरिएबल होता x, तो अगर मुझे x को इनिशियलाइज करना होता तो लेट से मैं x इक्वल टू 5 रख देता। लेकिन अब हमारे पास पॉइंटर है, तो पॉइंटर को इनिशियलाइज करने से मतलब ये है कि पॉइंटर को पहले इसमें किसी कोई वेरिएबल बनाओ, उसका एड्रेस रखो और फिर उसमें वैल्यू रखो, है ना। तो अभी मैं यहाँ से x हटा रहा हूँ, x हमारे पास नहीं है। तो मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझे दो पॉइंटर टाइप के दो वेरिएबल बनाने हैं, दो वेरिएबल बनाने हैं। इन वेरिएबल को मैं डायनेमिकली बनाऊंगा, इनका कोई नाम नहीं होगा। और मैं क्या करूँगा, इस p में इसका एड्रेस रखूँगा, इस वाले का एड्रेस p में और इस वाले का एड्रेस q में मैं रखने वाला हूँ। इसका एड्रेस मान लीजिए होगा 3000, इसका एड्रेस मान लीजिए होगा 4000। तो मुझे ये मेमोरी ब्लॉक बनाना है डायनेमिकली और इनका एड्रेस p और q में रखना है। ओके, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू इंट, हमने लिखा क्या, न्यू इंट। तो हम आर्गूमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं, लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा न्यू इंट, तो एक इंटीजर टाइप का ब्लॉक बनेगा, है ना। अब ये हमने इंटीजर टाइप का ब्लॉक बनाया है, तो जो इंटीजर क्लास होगी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यहाँ पर हमने इंट लिखा है, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं वेरिएबल बनाया है ना। तो न्यू क्या करेगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएगा, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो उसका एड्रेस मैं इस p में रख सकता हूँ क्योंकि वो एक पॉइंटर है ना, p में हमने रख लिया। इसी तरह से q में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंटीजर टाइप का डायनेमिकली, उसका एड्रेस हमने q में रखा है। तो जब हमने लिखा न्यू इंट
न्यू इंट उनका एड्रेस पी क्यू में असाइन कर दिया, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बन गया है ना। तो जब इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पी और क्यू पॉइंटर हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी इस तरह से। ओके, और अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ को रखना है। तो लेट से मुझे यहाँ पर 5 रखना है, यहाँ पर 6 रखना है। तो कैसे रखूँगा, तो अब ये पी में एड्रेस है इस वाले ब्लॉक का, तो अगर मैं स्टार पी लिख दूँ तो ये वाला ब्लॉक बन जाएगा जो हम पॉइंटर में पहले ही सीख चुके हैं। तो अगर मैं स्टार पी इक्वल्स टू 5 लिख दूँ तो जो जिस ब्लॉक को पी पॉइंट कर रहा है उसमें 5 चला जाएगा। और अगर मैं सिमिलरली स्टार क्यू लगा के 6 रख दूँ तो जिस ब्लॉक को क्यू पॉइंट कर रहा है उसमें 6 चला जाएगा। तो इतना काम हमने कर लिया। तो कंस्ट्रक्टर का हमने कितना अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया है उसको आप समझिए। तो कंस्ट्रक्टर न केवल अगर हमारे पास मेंबर वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकता है, बल्कि अगर हमारे पास कोई पॉइंटर हो एज अ मेंबर वेरिएबल तो उसके लिए हम मेमोरी को भी अलोकेट करके उसमें हम वैल्यूज़ को भी रख सकते हैं, है ना। तो आपने ये सीखा। और जब भी हम इस तरह करते हैं तो इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग कुछ स्पेशल नाम भी देते हैं, वो अभी मैं नहीं बोलूँगा, मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल जब इस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये सारा काम होगा। ये सारा चीज़ काम होने का मतलब ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो ब्लॉक बना 3000 इसका एड्रेस चला जाएगा पी में, इसका जो एड्रेस है 4000 ये चला जाएगा क्यू में, है ना। अब हमने हमारे ऑब्जेक्ट बना, उसके लिए मेमोरी भी रिलोकेट हो गई, वैल्यू भी रख गई। अगर मुझे उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ वायर्ड लेट से शो पॉइंट नाम से, है ना। और इसमें मैं सिंपली सी आउट लगा सकता हूँ। और अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं स्टार पी लगाऊंगा, है ना, कामा स्टार पी कामा स्टार क्यू। अब स्टार लगाना ना भूलें क्योंकि आप पॉइंटर का यूज करके इनको एक्सेस कर रहे हैं ना। अब पॉइंटर कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। नहीं आता है तो पॉइंटर की जहाँ भी सीरीज हो C++ में ढूंढ के सीखो पॉइंटर। ओके, अब जब ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा ये चलेगा तो जिससे हमारे इस ऑब्जेक्ट के जो पॉइंटर्स हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, वैल्यू चली जाएगी। और फिर इस ऑब्जेक्ट का यूज करके अगर मैं इस शो पॉइंट को कॉल कर लूँ तो क्या होगा, हमारा ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो अभी हमने कंस्ट्रक्टर को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना सीखा है। तो देखिए 5 6 प्रिंट हो रहा है। अब जब इस मेन फंक्शन का काम इंड होने वाला होगा, मेन फंक्शन का काम इंड होने वाला होगा, मेन फंक्शन की मेमोरी रिलीज होने वाली होगी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो बनाया है obj1 ये डिस्ट्रॉय होने वाला होगा। तो ये जब डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो इसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना, इसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉइंटर हैं उनके लिए हमने देखिए मेमोरी एलोकेट की है डायनामिकली। हमने क्या यूज़ किया है, उनके लिए हमने मेमोरी डायनामिकली क्रिएट की है। अच्छा, अगर ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी अगर मैं एक फंक्शन बना लूँ क्रिएट ऑब्जेक्ट नाम से, और मैं क्या करूँ, इन दोनों लाइन को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर कर दूँ और इस फंक्शन को मैं मेन फंक्शन से कॉल कर लूँ। अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमने वही काम किया है, बस ये दो जो लाइन लिखा था हमने इसको एक फंक्शन के अंदर कर दिया। तो फंक्शन जब कॉल होगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इस ऑब्जेक्ट के बनने पर ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, सब कुछ काम हो जाएगा, फिर फंक्शन कॉल करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखा है, मेन फंक्शन में बहुत सारा कोड लिखा है इस वाली लाइन के आगे, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसको अब हम फर्दर अपने इस प्रोग्राम में यूज ही नहीं कर रहे हैं। कि देखिए जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका तो स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही है। तो जैसे इस फंक्शन का काम एंड हो गया, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ये पहली बात SMA का एग्जाम्पल है। तो जब इस फंक्शन का काम एंड होगा ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम फर्दर अब यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ प्रोग्रामर कि इस ऑब्जेक्ट के लिए जो पॉइंटर वेरिएबल्स थे इनके लिए हमने मेमोरी क्या की थी, डायनामिकली एलोकेट किया था।
तो ये मेमोरी रिलीज ही नहीं होगी जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। लेकिन इस फंक्शन के आगे हमने बहुत सारा कोड लिखा है, तो तब तक उस मेमोरी लोकेशन को रिजर्व रखना जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इस फंक्शन का काम एंड हो, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जब ये वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो साथ ही साथ ये दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाएं। मतलब जब इस वेरिएबल का काम एंड होगा तो ओबीजे तो देखिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो एसएमए का एग्जांपल है। जैसे इस फंक्शन का काम एंड होगा तो ओबीजे क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कि देखिए ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ गया, ये वाला पार्ट चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन ये दोनों लोकेशन जो हमने डायनेमिकली बनाया है कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर डायनेमिकली बनाया है, वो अभी भी हमारे इस प्रोग्राम में एग्जिस्ट करेगा, जो कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है यार। हम इसको तो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर हमारा ओबीजे डिस्ट्रॉय हो गया, जो हमारा ये ओबीजे था, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो हम पी और क्यू को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ओबीजे डिस्ट्रॉय हुआ तो ये पी और क्यू भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर पी और क्यू डिस्ट्रॉय हो गए तो हम इनको किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे, एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ये इनको रखने का क्या मतलब है। इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो, जब ये ऑब्जेक्ट क्या हो, डिस्ट्रॉय हो, जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो उसी के साथ साथ हम इनको भी डिस्ट्रॉय कर दें। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा इसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और अगर डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो जो इन वेरिएबल्स की मेमोरी रिलीज करने का स्टेप है उसको मैं डिस्ट्रक्टर के अंदर कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा स्टार टिल्ड पॉइंट, और मैं पी और क्यू को डिलीट करना है। मतलब पी और क्यू जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं उसको रिलीज करो, तो डिलीट पी डिलीट क्यू लिख देंगे, है ना। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट का काम एंड होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, तो उसके लिए चलेगा डिस्ट्रक्टर। अब क्योंकि ये डिस्ट्रक्टर इस ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है तो पी और क्यू लिखना इस ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा उसके लिए डिस्ट्रक्टर चलेगा, तो डिलीट पी लिखना मतलब ये वाली मेमोरी को रिलीज करना, डिलीट क्यू लिखना मतलब ये वाली मेमोरी को डिलीट करना, है ना। समझ में आपको बात आया कि नहीं आया, है ना। और यहाँ पर हम मैसेज भी दे रहे हैं, दे देते हैं। डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, है ना। तो मैं इसको फिर से एक बार मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए ये 5 6 प्रिंट हो रहा है यहाँ से इस वाले की वजह से, और जैसे इस फंक्शन का काम एंड हो गया, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो गेटसीएच चल रहा है ना। अभी के टाइम पर गेटसीएच चल रहा है, तभी तो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है। अब जब गेटसीएच चल रहा है इसका मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, और अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है मतलब ये फंक्शन का काम एंड हो चुका है। तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो बना और डिस्ट्रॉय हुआ। जब बना तो उसने ये सारा काम किया, फंक्शन कॉल हुआ तो उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट किया, और जब इसका काम एंड हुआ तो डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके लिए ये पॉइंटर चला, सॉरी डिस्ट्रक्टर चला, और डिस्ट्रक्टर चला तो उसने पी और क्यू की मेमोरी को रिलीज किया। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले जब डिस्ट्रक्टर चला, देखिए डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले चलता है। जब डिस्ट्रक्टर चला तो क्या हुआ, पहले ये वाली दोनों मेमोरी लोकेशन डिस्ट्रॉय हो गई, पहले ये दोनों मेमोरी लोकेशन डिस्ट्रॉय हो गई, और जैसे इस फंक्शन का काम एंड हुआ तो ओबीजे तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा, क्योंकि वो एसएमए का एग्जांपल है। ओबीजे को हमें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एसएमए का एग्जांपल है। तो जैसे ही इसका काम एंड होगा फंक्शन का, ओबीजे ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये ओबीजे भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो कितना अमेजिंग है, जो भी मेमोरी हमने अपने प्रोग्राम के लिए एलोकेट किया था उसको हमने प्रोग्राम के एंड होने से पहले रिलीज भी कर दिया, है ना। तो अभी गेटसीएच चल रहा है, अब गेटसीएच का काम एंड हो गया तो यहाँ पर वो प्रिंट हो रहा है, देखिए डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड लिखा है ना।
और अगर आप यहाँ पर भी मैसेज दे दीजिए उसी तरह से जैसे डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड आपने लिखा था, जब कंस्ट्रक्टर चलेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड आएगा, है ना। तो अभी हमने अपने पूरे प्रोग्राम में एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, ये देख लीजिए आप, एक ही ऑब्जेक्ट है और कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो कंस्ट्रक्टर चलेगा वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, देखो पहले कंस्ट्रक्टर चला, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ गई, कंस्ट्रक्टर जब चला तो उसमें मेमोरी एलोकेट हुई और वैल्यूज़ गई, और वो वैल्यूज़ हमने देखिए यहाँ पर रखा था कंस्ट्रक्टर में ही, तो इनिशियलाइज हो गया। और जब हमने वैल्यूज़ को यहाँ से प्रिंट किया तो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, और जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है तो डिस्ट्रक्टर चला तो उसने मेमोरी को रिलीज़ कर दिया और ये प्रिंट हो गया। आई होप कि आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों करते हैं, है ना। पिछला वाला अगर आपने लेक्चर देखा है तो वहाँ पर हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था ये डायनेमिकली यहाँ पर बनाया था, और अगर किसी फंक्शन के अंदर इस तरह से आप डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको उसकी मेमोरी इसी फंक्शन के अंदर डिलीट लिख करके करना पड़ेगा, है ना। डिस्ट्रक्टर के अंदर जो हम मेमोरी रिलीज वाला लिख रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई पॉइंटर्स हैं उनके लिए अगर आपने मेमोरी रिलीज़ की है तो यहाँ पर हम लिख करके उनकी मेमोरी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट को ही डायनेमिकली बना दिया तो इस फंक्शन के इंड होने पर ये ऑब्जेक्ट इंड नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट इंड नहीं होगा तो ये वाला काम नहीं होगा, है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।